जापान में कुछ तो बहुत खतरनाक हो रहा है। जरा इस तस्वीर को ध्यान से देखो। ये वो हजारों भूकंप है जो पिछले 2 हफ्ते में जापान की धरती को दहला चुके हैं। एक या दो नहीं, पूरे 1000 से ज्यादा भूकंप आए हैं जापान में। पूरा जापान दहल चुका है और सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात तो ये है कि इन सब की भविष्यवाणी हो चुकी थी। तो क्या इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में जापान पर आने वाला है एक बहुत बड़ा खतरा? Because of a high risk that a mega earthquake might occur there. क्यों आ रहे हैं हजारों अर्थक्वेक जापान में और आखिर क्या दबा है जापान की जमीन के नीचे जो बाहर आने वाला है? पिछले कुछ दिनों में जापान के एक छोटे से साउथर्न आइलैंड में 1000 से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं और इस जगह का नाम है टोकारा आइलैंड। देखो, जापान एक ऐसा देश है जहां पर अक्सर भूकंप आया करते हैं, लेकिन इस बार डर सिर्फ धरती हिलने का नहीं है। डर है 1990s के एक पुराने मांगा से, जिसमें बहुत सालों पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी एक मेगा अर्थक्वेक की। मैंने जितने भी आर्टिकल्स पर रिसर्च किया है, सभी में ये चीज मेंशन की गई है कि ये जो मांगा थी जो 1990 में पब्लिश हुई थी, उसमें 5 जुलाई 4:18 मिनट का टाइम मेंशन था और साथ ही थी एक प्रेडिक्शन जिसमें कहा गया था कि जापान में एक भयानक मेगा अर्थक्वेक के बाद एक भयानक सुनामी का जन्म होगा। इस वीडियो को मैं 5 जुलाई 4:18 मिनट के बाद ही शूट कर रहा हूँ और अभी तक जापान में ना ही कोई मेगा क्वेक आया है और ना ही आई है कोई सुनामी। लेकिन अभी जापान में जो हो रहा है वो इन सारी चीजों से भी ज्यादा डराने वाला है। 21 जून से ही जापान के टोकारा आइलैंड चेन, जो कि कायुशु रीजन के साउथ में है, वहां 1031 से ज्यादा भूकंप महसूस किए जा चुके हैं। 1000 से ज्यादा झटके, और वो भी इतने छोटे इलाके में। इन अर्थक्वेक के बाद जापान की सरकार ने जनता को ये सीधी चेतावनी दे दी थी कि अभी मेन आइसलैंड के साउथ वेस्ट वाले एरिया में और भी ज्यादा भूकंप आ सकते हैं। मतलब ये 1000 भूकंप जो आए थे ना, ये तो केवल एक शुरुआत थी। द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक डेली अर्थक्वेक का डेटा कुछ ऐसा है। 23 जून को एक दिन में 183 भूकंप आए थे। उसके बाद 26 जून को 15, 27 जून को 16, 28 जून को 34, 29 जून को 98 और उसके बाद 30 जून को 62 भूकंप रिकॉर्ड हुए। इतने उतार चढ़ाव, इतनी हलचल और इतने ज्यादा भूकंप, कहीं ये कुदरत का कोई वार्निंग साइन तो नहीं? कहीं मांगा में लिखी हुई भविष्यवाणी वाकई में सच तो नहीं होने वाली थी? लेकिन चूंकि 5 जुलाई का वक्त निकल चुका है और मांगा में लिखी हुई भविष्यवाणी गलत साबित हो चुकी है। हजारों भूकंप के झटके महसूस करने के बाद भी वो सुनामी जापान में नहीं आई 5 जुलाई को, जिसका सभी लोगों को डर था। लेकिन 5 जुलाई आने से पहले ही जापान की धरती ने कुछ ऐसे सिग्नल्स देने शुरू कर दिए थे जिससे साफ साफ जाहिर हो रहा है कि कुछ न कुछ बड़ा जरूर होने वाला है जापान में। और इसका सीधा सीधा संबंध उसी मांगा बुक से है जिसका नाम था द फ्यूचर आई सॉ। द फ्यूचर आई सॉ नाम की ये बुक जो जापान में अभी सुर्खियों में है, इसको लिखा था रियो तात्सुकी ने 1990 में और उसके बाद इसको 2011 और 2021 में रीप्रिंट किया गया। इस मांगा में तात्सुकी ने यह दावा किया था कि वो भविष्य देख सकती है, उन्हें भविष्य के सपने आते हैं और उन्हीं सपनों को उन्होंने अपनी बुक में लिखा है। हालांकि रियो तात्सुकी अब एक रिटायर्ड मांगा का है जिनकी उम्र 70 साल करीब है और जिस प्रेडिक्शन की अभी बात चल रही है ना, ये उन्होंने 1990 में की थी। लेकिन लोग उनकी बातों को बहुत सीरियसली लेते थे क्योंकि वो जापान की बाबा बेंगा कही जाती थी। उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन में जगह का कहीं पर भी जिक्र नहीं किया। उन्होंने जुलाई के महीने में आने वाले एक खतरनाक सुनामी और एक भयानक तबाही का जिक्र किया था। लेकिन चूंकि जुलाई के महीने से पहले ही भूकंप आने शुरू हो गए तो लोगों ने उनकी इस भविष्यवाणी को आने वाले बड़े भूकंपों के साथ जोड़ दिया। हालांकि अकॉर्डिंग टू साइंस आज की टेक्नोलॉजी में भी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि किसी भी आने वाले भूकंप की एग्जैक्ट डेट, टाइम और मैग्नीट्यूड बताया जा सके। लेकिन फिर भी सालों पुराने जापानीज मांगा ने लोगों के अंदर दहशत फैला दी और उसका रीजन बहुत जेन्युइन था। बिकॉज 1999 में छपी पहली एडिशन में तात्सुकी ने मार्च 2011 में आने वाली एक महाविनाशकारी आपदा का जिक्र किया था और बाद में वो भविष्यवाणी सच निकली। उस दिन आई थी जापान में सबसे बड़ी तबाही। 11 मार्च 2011 को 9 पॉइंट मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था जापान में। ये इतना ताकतवर था कि ये जापान के इतिहास का सबसे खतरनाक और दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर भूकंप था। लेकिन असली तबाही तो उसके बाद शुरू हुई जब इस भूकंप की वजह से आई एक महाविनाशकारी सुनामी और मांगा का रियो तात्सुकी ने एक बार फिर
फिर से 2025 में आने वाली एक महाविनाशकारी सुनामी के बारे में प्रेडिक्शन की है, तो डेफिनेटली लोग इस बात पर विश्वास करेंगे ही। इस भविष्यवाणी का असर इतना ज्यादा गहरा था कि इंटरनेशनल टूरिस्ट ने अपने ट्रैवल प्लान्स कैंसिल कर दिए। खासकर हांगकांग से आने वाले टूरिस्ट ने अपने सारे प्लान्स कैंसिल कर दिए। लेकिन ऐसा देश जापान, जिसके बारे में क्लेम किया जाता है कि वो भारत जैसे देशों से 50 साल आगे चल रहा है, वहां पर लोग एक किताब, एक मांगा में लिखी हुई बात पर इतना विश्वास कर लेंगे कि लोगों ने इवैक्यूएशन प्लान्स तैयार कर लिए खुद के लिए। सरकार ने वार्निंग दे डाली है खतरनाक आपदा की। इंटरनेशनल टूरिस्ट ने जापान के टूर्स कैंसिल कर दिए। इन सब के पीछे केवल एक मांगा जैसी छोटी सी किताब वजह नहीं थी, बल्कि इसके पीछे की वजह बहुत ज्यादा बड़ी और गहरी थी, और वो वजह है सुनामी रिस्क इन जापान। 2,98,000 मौतें, $2 ट्रिलियन का नुकसान और एक ऐसी भयानक तबाही जो जापान को हमेशा के लिए बदल सकती है। जापान की सरकार खुद मान चुकी है कि नानकाई थ्रू, जो पैसिफिक ओशियन के नीचे मौजूद है, वहां अगले 30 सालों में एक बहुत बड़ा और भीषण मेगा क्वेक आ सकता है, और इसकी पॉसिबिलिटी है 82%। अगर ये भूकंप आता है तो इससे उठने वाली सुनामी लाखों लोगों को निगल जाएगी, और फिर आ सकती है वो तबाही जिसके बारे में लोगों ने मांगा में पढ़ा था। नानकाई थ्रू एक ऐसा खतरा है जो जापान के लिए कोई फिक्शन नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा साइंटिफिक डेंजर बन चुका है। हालांकि जापान के मीटेरोलॉजिकल एजेंसी ने यह साफ साफ कहा है कि अभी ऐसी कोई इमीडिएट सुनामी का रिस्क नहीं है, लेकिन अगर इसी तरह छोटे छोटे भूकंप और ज्यादा लगातार आते रहे तो इसका मतलब ये साफ है कि धरती के नीचे कुछ ऐसी गतिविधि चल रही है, कुछ ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो आने वाले समय में किसी विशाल सुनामी को जन्म दे सकती है। तो अभी तक इस किताब की जो भविष्यवाणी थी वो तो होक्स साबित हो गई, लेकिन फिर भी जापान और जापान में रहने वाले लोग इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं कि दे आर लिविंग ऑन द लाइन ऑफ डूम, जिसका नाम है नानकाई थ्रू। नानकाई शब्द का जापानी भाषा में मतलब होता है दक्षिणी समुद्र। नान मतलब साउथ और काई मतलब ओशियन, और थ्रू का मतलब होता है एक ऐसी भूकंप की वजह से आई दरार या खाई, जिसको इंग्लिश में कहते हैं साइस्मिक ट्रेंच। ये समुद्र के नीचे की वो लंबी गहरी दरार होती है जो टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से बनती है, और जापान के पैरों तले भी यही एक दरार मौजूद है जो अभी तक तो खामोश है, लेकिन अगर वो जाग गई तो एक शहर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया कांप उठेगी। जापान के दक्षिणी समुद्री किनारे के नीचे फैली हुई ये सेस्मिक ट्रेंच, जिसका नाम है नानकाई थ्रू, पिछले हजारों सालों से धीरे धीरे एक प्रेशर को इकट्ठा कर रही है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जापान और अर्थक्वेक हिस्ट्री डेटाबेस के अकॉर्डिंग ये जो इलाका है, यहाँ पर आने वाले भूकंप हर 100 से 150 साल में एक बार अपने आप को रिपीट करते हैं। मतलब हर मेगा क्वेक के बीच में कम से कम 150 साल का अंतर होता है। ये वो 150 साल का समय होता है जहाँ धीरे धीरे प्रेशर इकट्ठा होता जाता है, और पिछली बार ये फटा था 1946 में, यानी 2025 में इसको 79 ईयर्स हो चुके हैं। इसका मतलब इस जगह पर एक बहुत बड़े अमाउंट में प्रेशर अभी धरती के नीचे दबा हुआ है, और ये जो छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं शायद उनके पीछे भी यही प्रेशर वजह हो सकती है। अकॉर्डिंग टू जापान मीटेरोलॉजिकल एजेंसी एंड अर्थक्वेक रिसर्च काउंसिल, नानकाई थ्रू में आने वाला झटका 9.1 मैग्नीट्यूड तक का हो सकता है, और इससे उठी सुनामी टोक्यो और ओसाका जैसे शहरों को बहा ले जाएगी और जापान का नक्शा बदल जाएगा। जापान की सरकार इस खतरे की गंभीरता को बहुत अच्छे से समझती है, और इसीलिए उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट तैयार किया है। कोस्टल वॉल्स, सुनामी अलार्म्स और अंडर वाटर सेंसर्स। जापान के पास टेक्नोलॉजी की कोई कमी नहीं है और वो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर रहा है। लेकिन इस बात को भी जापान की सरकार और लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो चाहे टेक्नोलॉजी कितनी ही एडवांस क्यों ना हो, उससे होने वाले नुकसान को कोई रोक नहीं सकता। आप खुद सोचिए, जब धरती के नीचे 70-80 साल से एक ऐसी भयानक शक्ति दबी बैठी है जो किसी भी समय अपने पूरे दबाव के साथ फट सकती है, और ऊपर से जब ऐसा समय चल रहा है जब हजारों की संख्या में छोटे छोटे भूकंप आ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि ये एक छोटी सी हलचल है जो आने वाले किसी विशाल तबाही की तरफ इशारा कर रही है। अब जापान ने अपनी तरफ से तो तैयारियां कर ली हैं, और 2011 में आए हुए सुनामी की वजह से वो काफी कुछ एक्सपीरियंस की वजह से सीख भी चुके हैं। लेकिन क्या होगा अगर आपको ये पता चले कि जिस खतरे की तैयारी जापान के लोग कर रहे हैं, ठीक वैसा ही खतरा भारत के ऊपर भी मंडरा रहा है।
आप खुद सोच कर देखो, जापान एक ऐसा देश है जो टेक्नोलॉजिकली काफी ज्यादा एडवांस है और जब कोई वहां पर नेचुरल डिजास्टर आता है तो वो भी बेबस हो जाता है। जापान को दुनिया मानती है एक अर्थक्वेक रेजिलिएंट नेशन, लेकिन आज वही देश 1000 से ज्यादा ट्रीमर्स, सुनामी फेयर और 82% कंफर्म्ड मेगा क्वेक की प्रोबेबिलिटी से जूझ रहा है। और ठीक ऐसे ही इंडिया में भी हिमालयन बेल्ट, असम, उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट रीजन एक ऐसे एक्टिव फॉल्ट लाइन पर बैठे हैं जहां पर कभी भी एक बड़ा झटका आ सकता है और इस झटके का नाम है द हिमालयन अर्थक्वेक। इंडियन मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट मतलब IMD खुद बोल चुका है कि वी आर लॉन्ग ओवरड्यू फॉर ए मेगा हिमालयन अर्थक्वेक। और जब हम जापान जैसे प्रिपेयर्ड नेशन की हालत देखते हैं तो सोचिए हमारे देश में जो इतना हाई पॉपुलेशन वाला जोन है, बिना प्रॉपर इवैक्यूएशन प्लान्स के, बिना सुनामी वॉल्स के, बिना किसी प्रिपरेशन के हमारा क्या होने वाला है। और अगर तुम वाकई में डिटेल में जानना चाहते हो कि हमारा क्या होने वाला है, ये हिमालयन अर्थक्वेक क्या है, इसके आने की कितनी प्रोबेबिलिटी है और इंडिया इससे किस तरह से बच सकता है, तो एक बार इस वीडियो को चेकआउट जरूर करना। तो जुलाई 2025 में मांगा की भविष्यवाणी तो गलत साबित हुई, लेकिन एक भविष्यवाणी जापान के पास अभी है जो है साइंस की तरफ से कि नानकाई थ्रू कभी भी फट सकता है। और हम इंडियंस को भी अपनी आंखें खुली रखनी होंगी क्योंकि हम भी एक ऐसे फॉल्ट जोन पर बैठे हैं जहां पर एक विशाल मेगा क्वेक सब कुछ बदल सकता है। हो सकता है अभी इस बार कुछ ना हुआ हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आने वाले समय में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सो बी प्रिपेयर्ड, स्टे अलर्ट एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। जय हिंद।